सुप्रभात बच्चों। चैप्टर नंबर 14 हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसकी 2 वीडियोस हम देख चुके हो चैप्टर 14 की। कल वाले वीडियो में हमने सारे की सारी संरचनाएं पूरी की थी जो कार्बोहाइड्रेट की संरचनाएं हैं और इस चैप्टर में जो आती हैं संरचनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में जिसका नाम सभी जानते हैं, लेकिन उसकी संरचना और उसकी अभिक्रियाएं केवल जब तुम रसायन विज्ञान पढ़ते हो तभी पता चलती है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं बेटा, और मैंने नाम लिखा हुआ है बोर्ड पर इसका, ग्लूकोज के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, विस्तार से पढ़ रहे हैं ग्लूकोज के बारे में। देखो, ग्लूकोज के बारे में एक तो मैं सामान्य बात तुम्हें बताती हूँ क्योंकि तुम सभी ने ग्लूकोज को देखा हुआ है। ग्लूकोज एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और मीठा लगता है, खाने में उसका टेस्ट मीठा लगता है। देखो, जब उसका केमिकल नाम दिया जाता है तो उस केमिकल नाम को हम बोलते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज इसका केमिकल नाम है। उसके अलावा इसको एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। एल्डोहेक्सोज बोलने का कारण क्या है कि 6 कार्बन की एक श्रृंखला है जिसको हेक्सो बोला जाता है। 6 कार्बन की एक श्रृंखला है और उसमें एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज या डेक्सट्रोहेक्सोज, ग्लूकोज के ही दूसरे नाम हैं। अब ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है मैंने तुम्हें कल भी बताया था, अणु सूत्र, और वो आज वापस से मैंने बोर्ड पर लिखा है C6H12O6। 6 कार्बन की संख्या, 12 हाइड्रोजन की संख्या और 6 ऑक्सीजन की संख्या के साथ ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की बहुत सारी संरचनाएं हम लिख चुके हैं। हेवर्ट की संरचना हम लिख चुके हैं। हेमी एसिटल वाली संरचना लिख चुके हैं जिसमें ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में आता है। इसके अलावा एक तीसरी संरचना सीधी लाइन वाली संरचना, वो सीधी लाइन वाली संरचना आज मैंने लिखी हुई है। देखो, उस सीधी लाइन वाली संरचना में सबसे ऊपर तो एल्डिहाइड समूह आता है, सबसे नीचे CH2H समूह आता है और बीच में CHOH के 4 समूह आते हैं जिनको हम तीसरे नंबर कार्बन पर उसकी स्थिति को परिवर्तित करते हुए बाकी को OH को दाहिने हाथ की तरफ लगाते हैं, H को बाएं हाथ की तरफ लगाते हैं। लेकिन जब इसको एक साथ लिखते हैं तो फिर दायां बायां लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर हमने एक साथ इनको चारों को लिख लिया है। अब मैंने इन तीनों समूहों को, ये जो 3 समूह लगे हुए हैं ग्लूकोज के अंदर, इन तीनों समूहों का मैंने नाम दिया। पहला नाम क्या है, CHO के लिए एल्डिहाइड समूह, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। दूसरा जो CH2OH नीचे लगा हुआ है इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहलिक समूह, 1 डिग्री अल्कोहल। और जो यहाँ पर बीच में लगे हुए हैं CHOH के जो 4 बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहलिक समूह। तो ये 3 समूह हुए, एल्डिहाइड समूह सबसे ऊपर लगा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह बीच में लगे हुए हैं और प्राइमरी अल्कोहलिक समूह नीचे लगे हुए हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीय। प्राइमरी का मतलब होता है जिसमें OH समूह एक कार्बन से, जिस कार्बन से लगा होता है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, और द्वितीय का मतलब होता है OH समूह जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन अपने आप 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तुम देख सकते हो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको द्वितीयक या सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह बताया। इसके बाद आते हैं बेटा आगे इसके बनाने की विधियों में। ग्लूकोज को बनाने की आसान विधियां हैं और तुम ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी के बच्चे हैं तो बायोलॉजी के बच्चे इन दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ चुके होंगे। फिर भी मैंने बोर्ड पर लिखी है कि भले ही 2 बच्चे हैं मैथ्स के, लेकिन मैथ्स के बच्चे हैं अपने पास। तो जो मैथ्स के बच्चे हैं और बायोलॉजी के भी जो बच्चे हैं तो वो भी एक बार वापस देख लो इन अभिक्रियाओं को। ग्लूकोज को बनाने के लिए हम या तो सुक्रोज को लेते हैं जिसे हम चीनी बोलते हैं सामान्य भाषा में, सुक्रोज को पानी में घोल देते हैं या फिर हम स्टार्च को पानी में घोल देते हैं। ये सुक्रोज का संरचना सूत्र है और ये स्टार्च का अणु सूत्र है, इसका भी अणु सूत्र है। सुक्रोज का जो अणु सूत्र है C12H22O11। हमने जल में इसको घोला, जल में घोलने के बाद हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है। और जल में भी किसकी उपस्थिति में घोला, H आयन की उपस्थिति में। H आयन कहाँ से आता है, अम्ल से आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर अम्ल की उपस्थिति में सुक्रोज को जल में घोला जाए तो घोलने पर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। यदि अम्ल की उपस्थिति में स्टार्च को जल में घोला जाए तो घोलने पर वो ग्लूकोज के अणु बना देता है क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज से ही मिलकर बनता है और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। तो जिससे भी ये मिलकर बने हुए होते हैं, जो भी इनकी एकलक इकाई होती है वही एकलक इकाई जल में घोलने पर आ जाती है, जिसको हम मोनोसैकेराइड की इकाई बोलते हैं। स्टार्च का अणु सूत्र C6H10O5।
और सब कुल मिला के ये n संख्या हो जाती है, जितना बड़ी मतलब एक बड़ी संख्या हो जाती है। बड़ी संख्या के लिए हम n लिखते आ रहे हैं पहले से, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ग्लूकोज की हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, और रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले तुम्हें इन 3 समूहों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। ये एल्डिहाइड समूह है, और एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकृत भी किया जा सकता है और अपचयित भी किया जा सकता है। एल्डिहाइड समूह को बहुत सारे ऐसे अभिकर्मक हैं जिनकी सहायता से ऑक्सीकृत करके अम्ल में बदला जा सकता है, इसलिए यहाँ एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की हमें ज़्यादा अभिक्रियाएं पढ़नी है। फिर एल्डिहाइड समूह की कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एल्डिहाइड समूह ही देता है, एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह, जिनमें C डबल बॉन्ड O ये उपस्थित होता है, केवल उसी समूह की अभिक्रिया है, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, देखो अगर इस कार्बोनिल समूह में एक संयोजकता पर हाइड्रोजन लगा होगा तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड समूह, और अगर दोनों संयोजकताओं पर कोई कार्बन लगा हुआ होगा तो ये हो जाएगा कीटोनिक समूह, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वहां पर कीटोनिक समूह तो नहीं है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह, यहाँ पर H लगा हुआ है ग्लूकोज में। तो एल्डिहाइड समूह की जो विशेष अभिक्रियाएं होती हैं वो मैंने अलग लिखी हैं, और ऑक्सीकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सब एक साथ लिखी है, और जो अपने अपचयन की अभिक्रिया होती है उसको मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम की वीडियो बन चुकी है तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो में ये अभिक्रियाएं सब बोर्ड पर आ चुकी हैं। देखो मैं एक एक करके सबको समझाऊंगी, और ग्लूकोज के अणु को मैंने बीच में लिखा हुआ है, ग्लूकोज का जो अणु है उसको मैंने बीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक ही ग्लूकोज का अणु अभिक्रिया कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का अणु इन अभिक्रियाओं को भी प्रदर्शित करता है और ग्लूकोज का अणु इन अभिक्रियाओं को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए बीच में ग्लूकोज लिख के मैंने दोनों तरफ अभिक्रिया लिख के एक, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, रेखा चित्र, एक रेखा चित्र बनाने की कोशिश की है। देखो पहली अभिक्रिया अपनी मैंने लिखी है अपचयन, HI यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड, या सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अगर इसको गर्म किया जाए, अगर गर्म किया जाता है ग्लूकोज तो गर्म करने पर ये हेक्सेन में परिवर्तित हो जाता है। होगा क्या, ये ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ से, कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम अपचयन कर रहे हैं, अपचायक लिया हुआ है हमने, और अपचायक का काम ही होता है हाइड्रोजन देना। तो जितनी हाइड्रोजन की जहाँ जरूरत है वहाँ देगा हाइड्रोजन। कितनी हाइड्रोजन देगा, एक ऑक्सीजन के बदले में 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हर जगह से हट जाएगा और एक एक ऑक्सीजन के बदले में 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और जब 2-2 हाइड्रोजन एक एक ऑक्सीजन के बदले में आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH2 4, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। 6 कार्बन की जो हाइड्रोकार्बन होती है एकल बंध वाली, उसको हम हेक्सेन बोलते हैं। तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगी अगर HI की उपस्थिति में और सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, और मतलब अथवा इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में यदि इसको गर्म किया जाए तो अपचयन होकर ये नॉर्मल हेक्सेन में बदल जाएगा। दूसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की लिखी हुई है, और ऑक्सीकरण में मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रोमीन जल। ये एक धीमा अपचायक, धीमा अपचायक जो धीमा ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ये एक धीमा ऑक्सीकारक है। धीमा ऑक्सीकारक होने का मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड समूह को तो ऑक्सीकृत कर देगा, लेकिन एल्कोहलिक समूह को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता, क्योंकि एल्डिहाइड समूह को ऑक्सीकृत करना आसान है, कार्बोक्सिल समूह में परिवर्तित करना आसान है। एल्कोहलिक समूह को ऑक्सीकृत पहले एल्डिहाइड में होना पड़ता है, उसके बाद फिर वो अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है ब्रोमीन जल की वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ब्रोमीन जल केवल एल्डिहाइड समूह को कार्बोक्सिल समूह में ऑक्सीकृत कर देता है, और ऑक्सीकृत करने के बाद यहाँ पर सिर्फ बचाया, बाकी पूरी संरचना एक समान है। इसका नाम हमने लिखा है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। अब दूसरी अभिक्रिया, ये भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है सांद्र HNO3 के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ O, और अगर ब्रैकेट में ऑक्सीकरण O लिखा हुआ है तो उसका मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगा, ठीक है। ये मैंने लिखा O यहाँ पर सांद्र HNO3 के साथ।
सांद्र HNO3 के साथ यदि ग्लूकोज के अणु को ऑक्सीकृत किया जाए, देखो कहाँ कहाँ परिवर्तन आया। एक तो CHO परिवर्तित हुआ COOH में, वो तो हो ही जाएगा। जब हल्के धीमे ब्रोमीन जल के साथ वो ऑक्सीकृत हो सकता है तो एक प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो वो ऑक्सीकृत हो ही जाएगा, COOH में बदल गया। अब इस प्रबल ऑक्सीकारक का काम क्या है कि ये जो प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है इसको भी ऑक्सीकृत कर देता है और इसको भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रबल ऑक्सीकारक होंगे वो क्या करते हैं कि पहले अल्कोहलिक समूह को एल्डिहाइड समूह में बदलते हैं और फिर एल्डिहाइड समूह एक साथ कार्बोक्सिल समूह में बदल जाता है। तो ये दोनों कार्बोक्सिल समूह में बदल गए हैं, लेकिन ये इतना भी प्रबल नहीं है कि जो हमारा द्वितीय हाइड्रोक्सिल समूह है यहाँ उसको बदल पाए कार्बोक्सिल समूह, उसको नहीं बदल पाए। प्राथमिक अल्कोहलिक समूह को बदल पाता है और एल्डिहाइड समूह को बदल पाता है कार्बोक्सिल समूह। और इसका नाम क्या है? अब जब एक COH लगा हुआ था ग्लूकोज में एल्डिहाइड के बदले तो उसको हमने ग्लूकोनिक अम्ल बोला था, और जब दो COH लगे हुए हैं, CH2H भी हट गया है, CHO भी हट गया है, उसकी जगह COOH आ गए हैं, तो उसको हम सैकरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बेटा कि ये जो ग्लूकोनिक अम्ल है, ये ग्लूकोनिक अम्ल बनने के बाद इसको भी सैकरिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। वो परिवर्तित करने का तरीका क्या है कि सैकरिक इस ग्लूकोनिक अम्ल को हम सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दें, तो अभिक्रिया कराने पर ये भी सैकरिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अपने ऑक्सीकरण की दो अभिक्रियाएं हुई, एक ब्रोमीन जल के साथ ग्लूकोनिक अम्ल बन के रुक जाएगी अभिक्रिया, और एक सांद्र HNO3 के साथ ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा पहले, लेकिन ग्लूकोनिक अम्ल पर अभिक्रिया नहीं रुकेगी, उसके बाद वो सैकरिक अम्ल में बदल जाएगा। और ग्लूकोनिक अम्ल को भी यदि सांद्र HNO3 में मिलाया जाए तो वो भी सैकरिक अम्ल में बदल जाता है। तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट प्रश्न देना है तो एग्जामिनर क्या करता है, वो तुमसे सीधे ना पूछकर कि ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा, वो तुमसे ये पूछता है कि ग्लूकोनिक अम्ल से सैकरिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा। तो पहले बच्चे को पता होना जरूरी है कि ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, कैसे बना सकते हैं, उसके बाद ही वो उत्तर दे पाएगा कि सैकरिक अम्ल कैसे बनेगा। देखो, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा अल्कोहल की अभिक्रिया। देख लीजिए, जो अल्कोहल की अभिक्रिया है, ये अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने इधर लिखी है, ये अल्कोहल OH समूह और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जब भी आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, वो कोई भी अल्कोहल समूह हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब भी आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये अभिक्रिया निश्चित है। क्या अभिक्रिया निश्चित है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH अल्कोहलिक समूह के हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जल के अणु का निर्माण कर देता है। यहाँ से जल निकल गया। अब जल निकल गया तो जल निकलने के बाद जो बाकी का बचा हुआ हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारे पास क्या आया? R-COOR। इसको हम बोलते हैं एस्टर। अब यहाँ पर भी यही अभिक्रिया होगी। एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि एसिटिक अम्ल से प्राप्त किया जाता है, एसिटिक अम्ल से प्राप्त करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड में सूत्र नीचे लिखा हुआ है CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर ये अल्कोहल समूह, ये अल्कोहल समूह, दोनों अल्कोहलिक समूह, प्राइमरी प्राथमिक और द्वितीय दोनों अल्कोहलिक समूह का हाइड्रोजन हट जाएगा। वही काम तो हुआ था वहाँ पे भी, ROH में से हाइड्रोजन हटा था तो हाइड्रोजन हट जाएगा, और हाइड्रोजन हट के उसके बदले में क्या आया था? COR आया था, तो उसके बदले में COCH3 आ जाएगा। देखो यहाँ पर CHO तो एच सच रहेगा क्योंकि CHO में कोई परिवर्तन नहीं आया। CHO हाइड्रोजन हटा, उसके बदले COCH3, क्योंकि 4 हाइड्रोजन हटे तो 4 ही आएंगे COCH3, एक हाइड्रोजन हटा तो एक COCH3 आ जाएगा। और ये जो COCH3 है कार्बनिक रसायन में इसको भी एक अलग से नाम दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिल समूह। ये एसिटिल समूह आ जाता है क्योंकि अब हमें इसका नामकरण भी करना है इस यौगिका बनने के बाद। ये जो एसिटिल समूह आया है, ये कितना आया? इसकी संख्या कितनी है? 5। पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। अब जो एक एस्टर बन गया है, इसको हम बोलते हैं एस्टर, क्योंकि ये अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया से बना है एस्टर। अच्छा, अब एक चीज मैंने और लिखी हुई है यहाँ पे साइड में, मैंने 5 एसिटिक अम्ल लिखे हुए। कारण क्या है उसका? देखो, अपने OH अपने H के हटने के बाद तो COCH3 जुड़ा है, एक COCH3,
एक H के बदले में एक CH3 जुड़ा, दूसरा CH3CO और एक O, ये बचे रहे हर एक अणु। ये क्या करेंगे, उस H को लेकर एसिटिक अम्ल बनाते रहते हैं साथ साथ। तो CH3CO तो यहाँ से मिला CH3COO जो बचा हुआ था, और H यहाँ से आया। तो इस तरह मिला के क्योंकि 5 हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, मुक्त हुए हैं, वो पांचों हाइड्रोजन इस बचे हुए CH3COO के साथ अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लें। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये अपना एस्टर बन गया है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, एसिटिक समूह जुड़ने के कारण, 5 एसिटिक समूह जुड़ने के कारण। अच्छा, अब आते हैं बेटा एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाओं की तरफ चलते हैं। देखो एल्डिहाइड समूह की 2 मैंने यहाँ पर ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं लिखी। कैसे ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं लिखी हैं? एक होता है टोलन अभिकर्मक, एक होता है फेलिन विलयन। ये दोनों ही एल्डिहाइड समूह के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड समूह को ऑक्सीकृत कर देते हैं कार्बोक्सिल समूह। देखो यहाँ इस तरफ आओ, ये टोलन अभिकर्मक के बारे में मैंने जानकारी यहाँ लिखी है बोर्ड पर। टोलन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जमा AgNO3। AgNO3 के विलयन में यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल दिया जाए तो जो विलयन तैयार होता है उस विलयन को हम टोलन अभिकर्मक बोलते हैं। फेलिन विलयन क्या होता है? फेलिन अभिकर्मक, फेलिन अभिकर्मक 2 भाग में होता है, 2 बोतल में रखा होता है अपनी लैब में। फेलिन अभिकर्मक A जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, फेलिन अभिकर्मक B जिसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। ठीक है, इसमें फेलिन A और फेलिन B को मिलाकर डालते हैं, ऑक्सीकारक मिलाकर बनता है इसका। पहले फेलिन A डालते हैं, या जब एल्डिहाइड समूह का हमें परीक्षण करना होता है या ग्लूकोज का परीक्षण करना होता है, पहले फेलिन A डालते हैं, उसके बाद फेलिन B डालते हैं। ठीक है, और है क्या है, इनकी प्रवृत्ति क्या है? ये मंद ऑक्सीकारक, धीरे धीरे ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसीलिए केवल एल्डिहाइड समूह ही ऑक्सीकृत हो पाता है, क्योंकि मंद ऑक्सीकारक। अल्कोहल समूह को ऑक्सीकृत नहीं कर पाते, लेकिन एल्डिहाइड समूह को ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो एल्डिहाइड समूह अगर ऑक्सीकृत होता है तो पहले से पता है क्या बनने वाला है? ग्लूकोनिक अम्ल बनने वाला है। तो वही ग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर बना है। टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया से भी ग्लूकोनिक अम्ल बना है, और फेलिन विलयन के साथ अभिक्रिया से भी ग्लूकोनिक अम्ल बन गया है। तो अब कुल मिलाकर एक बार गिनती कर लेते हैं कि ये जो ग्लूकोनिक अम्ल है ये हमने कितनी बार बनाया, कितनी अभिक्रियाओं में बनाया। देखो एक तो यहाँ पर अपना ग्लूकोनिक अम्ल बना था, ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक अम्ल बना था, और एक मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 7 HNO3 के साथ अभिक्रिया होती है तो पहला उत्पाद ग्लूकोनिक अम्ल होता है, उसके बाद फिर वो ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित होता है 2 बार। ये टोलन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोनिक अम्ल 3 बार, फेलिन विलयन के साथ ग्लूकोनिक अम्ल 4 बार, टोटल 4 बार ग्लूकोनिक अम्ल हम बना चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अभिक्रियाएं तुम्हें याद रखनी है। इसी तरह से कोइंसिडेंसेस, मतलब ऐसी घटनाएं जोड़नी है इन अभिक्रियाओं के साथ कि अभिक्रिया तुम्हें याद हो जाए, घटना के साथ साथ अभिक्रिया तुम्हें याद रहे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ग्लूकोज की लगभग आधी अभिक्रियाएं हो चुकी हैं। अब जो बाकी की अभिक्रियाएं वो एल्डिहाइड समूह की विशेष अभिक्रियाएं, बल्कि मैं एल्डिहाइड भी नहीं कहूँगी, इस कार्बोनिल समूह की विशेष अभिक्रियाएं, कि जहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है वहाँ पर ये अभिक्रियाएं अवश्य होंगी। जब तुम एल्डिहाइड के बारे में पढ़ोगे कार्बनिक रसायन में, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए नहीं ले रही हूँ ऑर्गेनिक के चैप्टर्स अभी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तुम लोग सामने बैठे हुए हो तो उसी समय लेक्चर हो, उसी समय तुम्हें पूरा समझ में आए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैं बोर्ड पर लिखना चाहती हूँ लेकिन नहीं लिख पाती हूँ, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं होती, पूरा भर चुका होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि वो चैप्टर तभी करवाया जाए अगर स्कूल खुल जाते हैं। मैं भी वेट कर रही हूँ कि सितंबर तक, 1 सितंबर तक या 15 सितंबर तक, जब भी स्कूल खुलें तो हम उन चैप्टर्स को सामने बैठ के करें। तब तक छोटे छोटे चैप्टर में खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आओ बेटा, अब एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं हमें करनी है। देखो एल्डिहाइड समूह को ये अपना पूरा फोकस रखना है। ये सर्कल मैंने किन्हीं अभिक्रियाओं के लिए लगाया। पहली अभिक्रिया है HCN के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया होगी? एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जो CN है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो कार्बन के साथ उसका बंध खत्म हो गया, एक बंध खत्म हो गया, और एक बंध खत्म होने से उस बंध की जगह CN आ गया। यही मैंने यहाँ पर किया। देखो CH ऑक्सीजन के साथ गया हाइड्रोजन और कार्बन के साथ CN। अब OH और CN यदि एक ही कार्बन पर
किसी कार्बनिक यौगिक में एक साथ लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, उसको ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बोला जाता है। दूसरा आओ, ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन की अभिक्रिया है। और हाँ, साइनोहाइड्रिन के बारे में मैं विशेष रूप से बता दूं कि साइनोहाइड्रिन हम तभी बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन जो शब्द लगा है, ग्लूको तो पहले वाला ये इसका नाम है ग्लूको, तो साइनोहाइड्रिन शब्द हम तभी लगाते हैं जब OH और CN एक कार्बन पर जुड़े हुए हों। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया की ओर चलते हैं। देखो C6H5NH2, इस यौगिक का नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। इस यौगिक का नाम है फिनाइल हाइड्रोजन। ये फिनाइल हाइड्रोजन कैसे अभिक्रिया करेगा, इसकी संरचना से देखो। इसका संरचना सूत्र क्या है, C6H5NH2। ये हाइड्रोजन, ये जो बाहर वाले दो हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड समूह के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा, H2O चला निकल गया। अब ऑक्सीजन गया, इसका मतलब दो संयोजकता फ्री हुई है कार्बन। उन दो संयोजकता में डबल बॉन्ड के साथ NH6H5 आ जाए, ये काम हो गया। CH डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, ऑक्सीजन गया H2O के रूप में, CH डबल बॉन्ड N NH6H5। ठीक है, अब जहाँ पर भी ये फिनाइल हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं एल्डिहाइड समूह में या कार्बोनिल समूह में, जहाँ पर भी हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कंपाउंड के नाम के बाद, यौगिक के नाम के बाद हाइड्रोजन लगा देते हैं, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, नाम इनके फिक्स हैं, इसका जो भी नाम होना है नाम फिक्स इसका, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो HCN केवल एल्डिहाइड समूह के साथ अभिक्रिया करके चुप बैठ जाए, लेकिन जो अपना फिनाइल हाइड्रोजन है ये उससे थोड़ा सा प्रबल क्रियाकारक है, प्रबल क्रियाकारक है, इसीलिए ये एक अणु के साथ अल्कोहल के भी अभिक्रिया करते हैं। अल्कोहल के साथ तो सीधे अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया है। तो एक अल्कोहलिक समूह इस अभिक्रिया के दौरान एल्डिहाइड समूह में परिवर्तित हो जाता है, कीटोनिक समूह में रहता है, क्योंकि बीच में दो कार्बन के बीच में तो कीटोनिक बनेगा। एक कार्बन कीटोनिक समूह में परिवर्तित हो जाता है, एक CHOH CO में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीकरण होकर। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये अपने पास CHOH था, नंबर 2 कार्बन, इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होकर ये परिवर्तित हो जाता है CO। ठीक है, अब फिनाइल हाइड्रोजन के साथ वापस अभिक्रिया हो जाएगी, वापस अभिक्रिया होने पर फिर से H2 हो जाएगा और H2 हो जाने पर यहाँ पर अपना बंद आ जाएगा C डबल बॉन्ड N NH6H। ठीक है, ऑक्सीजन हटा, उसके बदले आया डबल बॉन्ड N NH6H ऑक्सीजन और H2 मिलकर H2O बना दिया। यहाँ पर -H2O लिख देते हैं। अब देखो कि यहाँ पर दो फिनाइल हाइड्रोजन के अणु जुड़ चुके हैं, इसलिए हम इसको डाइफिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल हाइड्रोजन, लेकिन ग्लूकोज रहेगा क्योंकि ग्लूकोज का अणु तो हमने एक ही लिया है। इसके बाद आगे होगा एक और अभिक्रिया है और वो भी एल्डिहाइड समूह की ही अभिक्रिया है और वो भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया। देखो हमने लिया NH2OH। NH2OH को मैं बना के समझाता हूँ कि कैसे बनता है NH2OH। देखो यहाँ पर ये अमोनिया NH2 और H, अमोनिया को मैंने ऐसे लिख दिया। NH3 होता है अमोनिया, उसको मैंने कैसे लिख दिया NH2 और H, और इस H को हटाकर इसके बदले मैंने लगा दिया NH2OH। इसको हटाकर मैंने इसकी जगह OH लगा दिया। तो ये जो NH2OH बना, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। यहाँ पर इसका मैं नाम लिख रही हूँ, इस कंपाउंड का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन की अभिक्रिया भी फिनाइल हाइड्रोजन की अभिक्रिया की तरह ही होती है, साइनोहाइड्रोजन की अभिक्रिया की तरह नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जल का एक अणु निकलेगा। जल का अणु कैसे निकलेगा, ये जो NH2OH में H2 लगा हुआ है, ये कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके H2 निकल जाएगा। जुड़ेगा क्या, N डबल बॉन्ड C।
NOH डबल बॉन्ड C, ये मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड समूह एक ही है, CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH होल 4, CH2O। अच्छा, अब जो NH2OH की अभिक्रिया से बनने वाले NH2OH की अभिक्रिया से बनने वाले जो यौगिक होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से, दोनों इसके साथ अभिक्रिया करते हैं, उनका हम नाम देते हैं ऑक्साइन या ऑक्सिम, हिंदी में ऑक्सिम लिखा जाता है, ऑक्सिम लिखते हैं क्योंकि नाम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सिम बना है तो ग्लूकोज ऑक्सिम इसका नाम हो जाएगा। अब एक अभिक्रिया और है बेटा, वो लास्ट अभिक्रिया है और वो अभिक्रिया में यहाँ पर और इस अभिक्रिया का नाम है मिथाइलीकरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिथाइलेशन, मतलब मिथाइल समूह का आ जाना, ग्लूकोज की संरचना में मिथाइल समूह का आ जाना। देखो अब ग्लूकोज को मैं लिख देती हूँ C6H12O6, ठीक है, या इसको मैंने लिख दिया C6H11O5 और एक OH अलग है, ग्लूकोज का एक OH मैंने अलग प्लस मैंने अभिक्रिया इसकी कराई है OHCH2 मीथेनॉल, मीथेनॉल के साथ मैंने इसकी अभिक्रिया कराई। अभिक्रिया कराने पर ये OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाने के बाद जो अपना यौगिक बनेगा C6H11O5 OCH, ठीक है, OCH3 समूह अब इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। ये समूह आने के बाद जो अपना यौगिक बना, ये मिथोक्सी समूह है और ग्लूकोज के अंदर जुड़ा है, तो मिथोक्सी ग्लूकोज, ठीक है। ये अपनी ग्लूकोज की सभी अभिक्रियाएं संपन्न हो गई हैं। इन सभी अभिक्रियाओं को यहाँ पर रेखा चित्र के माध्यम से या एक एक अभिक्रिया को अलग अलग अपने नोट्स के रूप में लिख लेना। केमिस्ट्री में नोट्स लिखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत में अगर तुम्हारी भाषा सही नहीं है तो नंबर कट जाते हैं, और अभिक्रिया में अगर तुमने कुछ भी गलत लिख दिया, एक भी परमाणु अगर गलत हो गया तो नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए बार बार अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि हर बच्चा हाथ से लिखे, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तब तक एग्जाम में एकदम से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो अब ग्लूकोज की अभिक्रिया अपनी पूरी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट अपने पूरा हो गया, जो एक मुख्य भाग था, मतलब तुम समझ सकते हो कि आधे से ज़्यादा चैप्टर अपना पूरा हो चुका है, ठीक है। अब जो चैप्टर बाकी है वो अपना होपफुली आने वाली 2 वीडियोज़ में पूरा हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो।